नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है असली घर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामनाथ और गीता अपने जीवन के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। बनारस की एक पुरानी गली में उनका घर था, जिसे उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और प्यार से बनाया था। यह घर उनके लिए सिर्फ ईंट और सीमेंट का बना ढांचा नहीं था, बल्कि उनकी यादों, संघर्षों और खुशियों का संगम था। उनका एक ही बेटा गिरीश दिल्ली में नौकरी करता था। गिरीश की पत्नी सुमित्रा उसके साथ रहती थी। पिछले 2 साल से रामनाथ और गीता अकेले अपने घर में रहते थे। दिन गुजरते जाते, लेकिन उनका घर हमेशा जीवंत और शांतिपूर्ण था। रामनाथ को बनारस की गलियों की सैर करना पसंद था। गीता अपने बगीचों में फूलों की देखभाल करती और पुराने दिनों की बातें याद करती रहती। पर इन सब के बावजूद गीता जी का मन उदास रहता। कारण था कि बेटा बहू पिछले 2 साल से उनके पास नहीं आए थे। दिवाली आने वाली है, लगता है इस बार भी सूना रह जाएगा, वो सोचने लगी और 2 साल पुराने उस दिन को याद करने लगी जब गिरीश सावित्री के साथ आया था। घर में रौनक आ गई थी। गिरीश अपने माता पिता दोनों के लिए तोहफे लाया था। दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। कुछ दिन तक गिरीश उनके साथ रहा। सावित्री का व्यवहार भी अपनी सास के लिए अच्छा था, जबकि वो खुद भी नौकरी करती थी, पर फिर भी घर आने के बाद गीता जी के साथ पूरा हाथ बटा रही थी। पर जाने के एक रात पहले जैसे गीता जी की खुशियों को नजर लग गई। रात में सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी गिरीश अपने पिता रामनाथ जी से कहता है, पापा मैं सोच रहा था कि दिल्ली में अपना खुद का कोई काम करूं। ये प्राइवेट नौकरी सुबह से लेकर रात तक की मुझे रास नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी मशीन बन गई है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, दिन भर वहां के काम करो, टारगेट पूरे करो और देर रात तक घर वापस आओ। खुद की कोई लाइफ ही नहीं बची। सावित्री भी इसी सब में रह जाती है। इससे अच्छा होगा कि मैं अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूं। रामनाथ जी ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बेटा, खुद का काम करने की बात ही अलग होती है। तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं होता, कोई बॉस नहीं जो तुम्हें अपने हिसाब से नचा पाए। गिरीश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ पापा, लेकिन आप तो जानते हैं कि कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में। अब मेरे पास जो भी बचत के पैसे थे, उससे मैंने दिल्ली में फ्लैट ले लिया, इसलिए अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कारोबार में लगा सकूं। लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। रामनाथ जी के हाथ रुक गए। उन्होंने सिर उठाया और गिरीश से पूछा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरे पास भी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गांव की जो जमीन बची है वही है, और जो पेंशन आता है उससे हम दोनों बुढ़े बुढ़ियों का गुजारा होता है। गिरीश बोला, पापा गांव की जमीन से इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं कारोबार शुरू कर पाऊं। अगर आप हाँ करें तो इस घर को बेचकर काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं, और उन पैसों से मैं बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर सकता हूँ। रामनाथ जी का हाथ अचानक से रुक गया और वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, देखो गिरीश, मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन ये घर नहीं, क्योंकि ये घर मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है। ये घर नहीं है, मेरी दुनिया है। तुम भले गांव की जमीन बेच दो, उन पैसों से जो करना है करो, लेकिन इस घर पर नजर मत डालो। गिरीश भी नाराज हो गया और खड़ा होकर तेज आवाज में बोलने लगा, मेरी समझ नहीं आती कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं अपने पिता से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? अगर मुझे पैसों की जरूरत है कारोबार खड़ा करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपसे मदद मांगूंगा। और अगर ये घर आपका है तो मेरा नहीं है क्या? इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं? आप एक काम कीजिए, इस घर में जो मेरा हिस्सा बनता है वो हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं उसे बेचकर उन पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लूंगा। रामनाथ जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के हिस्से की बात कहने की भी? ये घर मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा ही रहेगा। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना किसी और का है। और मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि इस घर पर अपनी नजर मत डालो। मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना होगा कर सकते हो, लेकिन मेरे जीते जी ये घर का 1 इंच भी नहीं बिकेगा। तुम्हें कारोबार ही शुरू करना है तो कुछ साल और नौकरी करके पैसे जोड़ लो। गिरीश बोला, मदद नहीं कर सकते तो ज्ञान भी मत दीजिए। गिरीश गुस्से से उठकर खाना छोड़कर चला गया और वहीं रामनाथ जी भी अपने कमरे में चले गए। गीता जी ये सब देखती रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ खड़ी रहें। एक और बेटे की जरूरत और दूसरी ओर पति की जीवन भर की पूंजी। कहीं न कहीं गीता जी को अपने पति की ही बात सही लग रही थी, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली और चुपचाप अपने पति का साथ दिया।
अगले ही दिन गिरीश और सावित्री दिल्ली वापस चले गए और तब से अभी तक लौट कर नहीं आए। ये सोचकर गीता जी की आंखें भीग गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि गमले में पानी ही ज्यादा चला गया। पानी गमले से नीचे बहने लगा। अपने मन की बात गीता जी रामनाथ से नहीं कहती कि कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे को देखने के लिए आंखें तो तरसती ही हैं। अब दिवाली को कुछ ही दिन बचे थे। रामनाथ और गीता जी घर की साफ सफाई में लग गए। कुछ बाहर से काम वालों को लगवाया और पूरे घर की सफाई करवाई। रामनाथ अपने घर को देख देख कर खुश होते, हर कोने से अपनी जिंदगी की यादों को समेटते। आज धनतेरस है। रामनाथ जी के घर झालरों से सजा हुआ है, जगमगाता हुआ। तभी शाम के समय उनके घर के बाहर एक कैब आकर रुकी। गीता जी को लगा जैसे कोई आया। घर के दरवाजे खुले, तभी एक आवाज आती है, माँ। गीता जी रसोई में मिठाई बना रही थी। माँ सुनते ही बूढ़े कदमों से दौड़ते हुए बाहर आई। सामने उनका बेटा गिरीश खड़ा था, बगल में सावित्री भी थी। 2 साल बाद अपने बेटे बहू को देख गीता जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तू आ गया बेटा, बहुत देर लगा दी। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। आज 2 साल बाद इस घर में असली दिवाली आई है। गिरीश और सावित्री दोनों माँ के पैर छूते हैं। गीता जी बहुत आशीर्वाद देती हैं। तभी सोमनाथ जी छत से नीचे आ रहे होते हैं। गिरीश को देखकर एक पल के लिए उनके पैर रुक जाते हैं। गिरीश भी अपने पिता को देखकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर खुद जाकर पिता के पैर छूता है। सोमनाथ जी बेमन से ही उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सावित्री भी आकर रामनाथ जी के पैर छूती है, उसे भी रामनाथ जी खुश होने का आशीर्वाद देते हैं। अपने पिता के हाव भाव देखकर गिरीश कहता है, पापा, लगता है आप पुरानी बातों को लेकर अभी तक नाराज हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। जैसे पहले हम प्यार से रहते थे वैसे रहते हैं। अब तक जो गिरीश जिस सख्त पिता का रूप अपनाए हुए थे, अपने बेटे की बात सुनकर पिघल जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। भला किसी घर में अच्छा लगता है कि बेटा माँ बाप से ही मुंह मोड़ ले या माँ बाप अपने बेटे से बात न करें। आपस में प्यार ही तो एक परिवार की ताकत होती है। और दोनों बाप बेटे कंधे पर हाथ रखकर बातें करते करते चले जाते हैं। सावित्री गीता जी के साथ रसोई में जाने लगती है, लेकिन गीता जी रोक देती हैं और प्यार से सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा, तुम लोग इतनी दूर का सफर तय करके आए हो, अभी जाओ आराम करो। जब अच्छा लगने लगेगा तो आ जाना। सावित्री हाँ में सिर हिलाकर कमरे में चली जाती है। शाम को गीता जी के साथ सावित्री भी रसोई में हाथ बटाती है और दोनों सास बहू मिलकर दिवाली के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाते हैं। आज 2 साल बाद गीता जी के घर में असली खुशियों वाली दिवाली मनाई गई थी। दिवाली के दूसरे ही दिन शाम को सभी बैठकर चाय पी रहे थे। तभी गिरीश अपने पिता से कहता है, पापा, जब से मैं दिल्ली गया हूँ आप लोग एक बार भी नहीं आए हैं। मैंने वहाँ फ्लैट ले लिया, आप लोग उसके गृह प्रवेश में भी नहीं आए। मेरी बहुत इच्छा है कि इस बार चलिए आप दिल्ली और वहाँ आराम से कुछ महीने रुकिए। अगर आपका वहाँ मन न लगे तो वापस आ जाइएगा। रामनाथ जी मना करते हैं, कहते हैं, अरे बेटा, मेरा तो पूरा जीवन बनारस की इन्हीं गलियों में बीत गया। मेरे तो दिन की शुरुआत ही गंगा माँ की आरती से होती है। दिल्ली जैसे शहर में एक छोटे से फ्लैट में हम लोगों का मन नहीं लगेगा। तभी सावित्री भी पिताजी के पास बैठकर बोलती है, पिताजी, एक बार चलिए तो सही, हमें भी आपकी सेवा का अवसर दीजिए। आखिर हमें भी वहाँ अकेले अच्छा थोड़ी लगता है। हम दोनों सुबह काम पर निकल जाते हैं और फिर देर रात तक आते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है ही नहीं और बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं। हमें भी बुजुर्गों की छत्रछाया का अनुभव करने दीजिए। सावित्री की बात सुनकर रामनाथ जी चुप हो जाते हैं, लेकिन गीता जी तुरंत बोलती हैं, चलिए ना बच्चे, इतने प्यार से कह रहे हैं, और जब आपका मन ना लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे। वैसे भी आपने पूरी जिंदगी मुझे इस बनारस से बाहर कहीं नहीं जाने दिया, इसी बहाने दिल्ली भी घूम लेंगे। रामनाथ जी का मन नहीं था, लेकिन बच्चों और पत्नी की बात सुनकर उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन गिरीश ने सभी की टिकट करवा दी और 2 दिन बाद सभी दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचते ही नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आते ही गीता जी की आंखें चौड़ी हो गई। वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग, मेट्रो, ये सब चीज गीता जी को बहुत अच्छी लग रही थी और देखते देखते सभी उस अपार्टमेंट में आ गए जहाँ गिरीश का फ्लैट था। बहुत ऊंची इमारत। गीता जी ने कहा, अरे कितनी ऊंची बिल्डिंग है, हमने तो सिर्फ पिक्चर में देखा है। सभी खुशी खुशी फ्लैट में गए। 3 BHK का फ्लैट, चमचमाती फर्श, बिल्कुल नए तरीके से सजा हुआ। गीता जी ने कहा, अरे बहू, तूने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है। सावित्री धीरे से मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह 5 बजे गीता जी उठी। रामनाथ जी के लिए पानी गर्म करने के लिए गईं। रसोई में गईं तो वहाँ कुछ भी सामान बाहर नहीं था। वो पतीला ढूंढने लगी। इतने सारे ड्रॉर खोल लिए पर उन्हें पतीला न मिला। वो मन ही मन सोचने लगी,
ये कैसी रसोई है, एक पतीला तक बाहर नहीं, इतने सारे दरवाजे हैं, सारे दरवाजे खोलते खोलते सुबह हो जाएगी। वो जाकर कमरे में वापस आ जाती हैं और रामनाथ जी से कहती हैं, आज आप बिना गर्म पानी के काम चलाइए, रसोई में कोई बर्तन नहीं मिल रहा है और बहू को उठाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। रामनाथ जी बिना पानी के ही दिनचर्या शुरू करते हैं। 1 घंटे बाद सावित्री उठती है, हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी, खाने की तैयारी करने लगती है। गीता जी उसके साथ हाथ बटाने लगती हैं। दोनों पति पत्नी काम निपटा के ऑफिस चले जाते हैं। शुरू के कुछ दिन गीता और रामनाथ जी के लिए अच्छे रहे। गीता जी को भी अच्छा लग रहा था। वो सुमित्रा की मदद करती, खाली समय में शाम को दोनों पति पत्नी किसी गार्डन में टहल आते। पर धीरे धीरे सावित्री ने गीता जी की मदद करना कम कर दिया। गीता जी सुबह जल्दी उठती, बेटा बहू के लिए नाश्ता बनाती और दोपहर का खाना भी। काम वाली आती झाड़ू पोछा और बर्तन धोने, पर संडे के दिन वो भी छुट्टी में रहती और संडे को सारा काम गीता जी को करना पड़ता। हालांकि गिरीश कहता कि माँ आप मत कीजिए, सुमित्रा उठेगी तो कर लेगी, पर संडे को दोनों पति पत्नी 11-12 बजे तक सोते। तब तक यूं ही घर पड़ा थोड़े रहेगा, सारा काम गीता जी ही करती। रामनाथ उनसे कहते, गीता तुम्हें अजीब नहीं लगता सारा काम तुम ही करती हो, बहू तो अब रसोई में सिर्फ जूठे बर्तन रखने आती है। गीता जी ने कहा, नहीं घर पर भी तो आपके लिए करती ही थी ना, यहाँ बच्चों के लिए कर रही हूँ। वो शायद मन ही मन अपने बेटे बहू को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से वो भी बहू के व्यवहार से खुश नहीं थी। रामनाथ जी गीता जी का हाथ बटा देते। अब सुमित्रा गीता जी के काम पर टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटती। सुमित्रा की बातें और टिप्पणियां रामनाथ और गीता को अंदर तक तकलीफ देने लगी। मम्मी आप कितना स्पाइसी खाना बनाती हैं, कभी कुछ वेस्टर्न भी बना दिया कीजिए। ये कैसे घर को रखा है, आपने पापा जी की कमीज बालकनी में क्यों सुखाई, ये सारी दवाइयां टेबल पर क्यों हैं, अपने कमरे में नहीं रह सकते आप दोनों। गीता और रामनाथ को बहुत बुरा लगता। गिरीश सब सुन के भी बहरा बना रहता, कभी सावित्री को समझाता भी नहीं। एक दिन गिरीश ने रामनाथ जी से उनका फोन मांगा किसी का नंबर लेने के लिए। उन्होंने दे दिया। गिरीश ने थोड़ी देर बाद फोन वापस कर दिया। अब रामनाथ जी का मन वहां नहीं लग रहा था। एक दिन रात में रामनाथ जी ने गिरीश से कहा, बेटा हमें आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अब हमें बनारस की टिकट करा दो, हम जाना चाहते हैं। गिरीश हड़बड़ा गया और बोला, क्यों पापा क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, यहाँ आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। रामनाथ जी कहते हैं, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बस घर जाना चाहते हैं। गिरीश ने बात टालते हुए कहा, अभी रुकिए पापा, जिंदगी भर तो बनारस ही रहे, ये घर भी तो आपका है। गीता और रामनाथ के लिए एक एक दिन पहाड़ जैसे बीत रहे थे। सुमित्रा की टोका टाकी अब बदतमीजियों में बदल गई थी। अब उसके कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका सब बदल गया था। ऑफिस से आने के बाद अक्सर वो किसी न किसी पार्टी में जाती। गिरीश भी उसका पूरा साथ देता। एक दिन गीता जी ने सावित्री से कहा, देखो बहू, तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर इस तरह आधी आधी रात बाहर जाना शोभा नहीं देता। सावित्री ने बदतमीजी से कहा, ऐसा है मम्मी जी, अपनी ये बाबा आदम के जमाने की सोच अपने पास रखिए। आप कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, कहाँ जाऊं, कहाँ न जाऊं। ये मेरा घर है, मेरे पैसे हैं, मैं जो करना चाहूं करूंगी, जब मन करेगा तब करूंगी, जब मन करेगा तब आऊंगी, जब मन करेगा तब जाऊंगी। आप कोई नहीं है मुझे टोकने वाली। आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बस पेट भरिए और राम राम जपिए। इतना कहकर सावित्री अपने कमरे में चली गई। उसके हाई हील्स की टक टक जैसे गीता जी के दिल में चुभ रही थी। उस दिन गीता जी ने खुद रामनाथ जी से कहा, चलिए जी, ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो वही है जो हमने बनाया है, ये बेटे का घर है। इतना कहते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। रामनाथ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर में शांति का नामो निशान नहीं रहा। अगले दिन रामनाथ जी ने गिरीश से फिर बनारस वापस जाने की बात करी, लेकिन गिरीश ने उनकी बात को टाल दिया और सावित्री के व्यवहार के लिए कहा कि वो अभी नादान है, हो सकता है रात में उसने थोड़ी बहुत पी ली होगी, इसलिए उसने बदतमीजी की, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है। रामनाथ जी के तो जैसे कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या बहू शराब भी पीती है? गिरीश ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे पापा, दिल्ली जैसे शहर में थोड़ा बहुत चलता है। जब आदमी शराब पी सकता है तो औरत थोड़ा बहुत कभी कभार पी ही ले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। रामनाथ जी ने कहा, जब तुझे इसमें कुछ गलत नजर ही नहीं आता तब कोई बात ही क्या। शराब चाहे आदमी पिए या औरत, दोनों के लिए खराब है। गिरीश बनावटी मुस्कान देकर वहां से चला गया। कई बार रामनाथ जी ने उसे बनारस जाने की बात कही, पर हर बार वो कुछ न कुछ बहाने बनाकर टाल देता। एक दिन रात के समय गिरीश और सावित्री दोनों बाहर गए थे। उस दिन गिरीश का मोबाइल घर पर ही छूट गया। तभी किसी का फोन आया।
फोन लगातार बज रहा था। रामनाथ जी ने सोचा शायद कोई जरूरी फोन होगा, उठा लेता हूँ। उन्होंने देखा कि वो नंबर थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। रामनाथ जी ने फोन उठा लिया और इससे पहले कि वो कुछ बोलते उधर से आवाज आई, अरे गिरीश, घर के कागज तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन एक बार तुम थोड़ा कंफर्म कर लो, ये जो साइन है ये ओरिजिनल साइन से मेल नहीं खा रहा। बैंक में इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। रामनाथ जी थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हेलो, गिरीश घर पर नहीं है, मैं उसका पिता रामनाथ बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, अरे रामनाथ जी, मुझे आपसे ही बात करनी थी। मैं आपका बनारस वाला प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, शर्मा जी। रामनाथ जी ने कहा, अच्छा शर्मा जी, तभी मुझे लगा कि यह नंबर जाना पहचाना सा है और आपकी आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही थी। आप किस घर की बात कर रहे हैं? शर्मा जी बोले, वो आपने बनारस वाले घर को बेचने के लिए जो कागज मुझे गिरीश के माध्यम से दिलवाए हैं ना, वही घर। ये सुनते ही रामनाथ जी का सर चकरा गया। शर्मा जी ने आगे कहा, मैंने देखा कि इन दस्तावेजों में जो साइन है वो आपके ओरिजिनल साइन से थोड़ा अलग लग रहा है। इस वजह से बैंक में दिक्कत हो सकती है। यही कंफर्म करने के लिए मैंने आपको कई बार फोन किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था, तो आज मैंने गिरीश को फोन लगा लिया। आप एक बार अपना साइन देखकर यह कंफर्म कर देंगे कि ये साइन आपका है कि नहीं? रामनाथ जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कहा, क्या बनारस वाला घर बेचने की बात? ये मैंने कब कही? मैंने तो कभी गिरीश को नहीं कहा कि वो घर मुझे बेचना है। शर्मा जी बोले, अरे रामनाथ जी, आपका बेटा ही तो आया था 1 महीने पहले मेरे पास, और वो तो यही कह रहा था कि अब आप और गीता जी दिल्ली में अपने बेटे बहू के साथ ही रहेंगे, तो यहाँ का घर बेचना चाहते हैं। गिरीश ने मुझे आपके घर के सारे पेपर्स भी दिए हैं, वो तो साइन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। रामनाथ जी सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाएंगे। उनके पैर कांप गए। वो वहीं सोफे पर अचानक झटके से बैठ गए। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। गीता उनकी ये हालत देखकर भाग कर आई और पूछने लगी, क्या हुआ जी, परेशान क्यों हैं? रामनाथ जी ने कड़कती आवाज में शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, आप वो कागज अपने पास सुरक्षित रखिए। मैं वो घर नहीं बेच रहा हूँ। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि आज गिरीश का फोन घर पर छूट गया, इसलिए आपसे बात हो गई, वरना मेरी जानकारी के बिना पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी ने फोन रख दिया और इधर रामनाथ जी गुस्से से चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। उन्होंने फोन में शर्मा जी का नंबर चेक किया तो देखा नंबर ब्लॉक है। वो हैरानी से गीता जी से बोले, ये शर्मा का नंबर ब्लॉक कैसे हो गया? मैंने तो नहीं किया। फिर उन्हें याद आया कि उस दिन गिरीश ने उनका फोन थोड़ी देर के लिए लिया था और उन्हें विश्वास हो गया कि शर्मा जी का नंबर गिरीश ने ही ब्लॉक किया है, ताकि उनकी बात शर्मा जी से न हो पाए और उन्हें सच्चाई का पता न चले, ताकि गिरीश उनके बिना जानकारी के घर बेच दे। एक बार घर बिकने के बाद वो भला क्या ही कर लेते। सोच सोचकर रामनाथ जी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। गीता जी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामनाथ जी गुस्से से आग बबूला थे और किसी भूखे शेर की तरह बस गिरीश के आने का इंतजार कर रहे थे। करीब रात के 11:30 बजे गिरीश और सावित्री बाहर से आए। रामनाथ और गीता जी तब तक जगे थे। उन्हें देखकर गिरीश ने कहा, अरे मम्मी पापा, आप लोग अभी तक सोए नहीं? आप लोग तो 9 बजे तक सो जाते हो। रामनाथ जी ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरे बनारस वाले घर को बेचने की कोशिश की? गिरीश सन्न रह गया। कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। रामनाथ जी ने कड़कती हुई ऊंची आवाज में कहा, क्या तुमने मेरे बनारस वाले घर को बेचने की कोशिश की? गिरीश सकपका गया और घबराहट भरी आवाज में बोला, वो पापा, मैंने सोचा कि जब दिल्ली में घर है और हम सब यहीं रहेंगे तो बनारस वाले घर का आखिर क्या काम? उस प्रॉपर्टी को बेचकर मैं अपना कोई यहाँ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। जब एक घर दिल्ली में है तो बनारस वाले घर की क्या जरूरत है? इसलिए मैंने सोचा उसे बेच दूं। रामनाथ जी भड़क गए और गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बनाई हुई संपत्ति को मेरी ही इजाजत के बिना बेचने की? और तुम अब फर्जीवाड़े पर उतर आए। तुमने मेरे नकली दस्तखत करके मेरी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की। वो तो शर्मा जी का फोन तुम्हारे नंबर पर आया और तुम आज फोन घर पर भूल गए। मुझसे मेरी बात हुई तब मुझे पता चला, वरना तुम तो मेरी पीठ पीछे मेरी जिंदगी भर की कमाई को बेच के मजे करते और मैं यहाँ तुम्हारी इस 3 BHK के डिबिया में तुम्हारी पत्नी के दिए हुए अपमानों के साथ जिंदगी बिताता। एक बार को अगर तुम दोनों का व्यवहार हम दोनों बूढ़ों के प्रति सही होता तो मैं सोच भी सकता था कि मैं यहाँ रुक जाऊं और बनारस के घर को बेचकर तुम्हारे लिए कोई व्यवसाय शुरू करवा दूं। लेकिन जिस तरह का रवैया तुम्हारा और बहू का है, हम यहाँ जिंदगी भर तो क्या 1 मिनट नहीं रुकना चाहते।
ना तो इस औरत को बात करने की तमीज है, ना कपड़े पहनने का तरीका पता है। जो मुंह में आता है वो बोलती है। बहू तो छोड़ो, लड़की को कैसे रहा जाता है वो भी इसे नहीं पता। जब बनारस आई थी तब तो बहुत संस्कारी बहू बनकर आई थी। यहाँ भी कुछ दिन तक अपना वही रवैया दिखाया, लेकिन किसी की आदत बदल थोड़े सकती है। कुछ समय के लिए दिखावटी कोई अच्छा बन सकता है, और यही हुआ तुम्हारे और सावित्री के साथ। सावित्री हमसे बदतमीजी करती और तुम बस खड़े खड़े तमाशा देखते। और अब तुम मेरे घर को बेचना चाह रहे थे ताकि हम दोनों पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर आश्रित हो जाएं और तुम दोनों हमें जानवरों की तरह रखो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, वो घर तो क्या, उस घर का एक ईंट भी नहीं बिकेगा। कल सुबह होते ही हम दोनों वहां जाएंगे, और वहां जाने के लिए मुझे तुम्हारे टिकट की जरूरत भी नहीं है। मैं इतना सक्षम हूँ कि अपनी पत्नी को लेकर अपने पैसों से टिकट कराकर बनारस जा सकता हूँ। तुम अपने इस ऐशो आराम की जिंदगी इस 3 BHK के डिब्बे में रहो। इतना कहकर रामनाथ जी गीता जी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। गिरीश और सावित्री एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उस रात उस घर में सन्नाटा पसरा रहा, जैसे कुछ बहुत कीमती चीज टूट गई हो। अगले दिन सुबह होते ही रामनाथ जी सावित्री जी के साथ निकलने लगे। गिरीश अपने पिता के पैरों में गिर गया और माफी मांगते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता था कि आप अपनी जानकारी में वो घर कभी नहीं बेचेंगे, इसलिए मैंने आपको बिना बताए। इससे पहले कि गिरीश आगे कुछ बोलता, रामनाथ जी कड़कती हुई आवाज में बोले, इसीलिए तुमने मुझे बिना बताए ही मेरी संपत्ति को बेचने का फैसला कर लिया, और उससे भी बड़ा काम ये किया कि तुमने मेरे जाली दस्तखत करवा लिए। तुम्हें पता भी है इस बात के लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। पिछली बार जब घर को बेचने की बात हुई थी तो तुम 2 साल बाद वापस आए थे। इस बार मैं खुद कहता हूँ कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में आने की। गिरीश गीता जी की तरफ देखकर बोला, माँ तुम तो पिताजी को समझाओ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मुझसे संबंध खत्म कर दें और मुझे घर भी न आने दें। इस बार गीता जी का भी हृदय टूटकर कठोर हो गया था। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए शांत लहजे में कहा, बेटा अगर मैं दिल्ली न आई होती और यहाँ तुम्हारा और बहू का रवैया न देखा होता तो हो सकता था कि मैं तुम्हारे पक्ष में होती भी, लेकिन अब तो कभी नहीं। मेरे पति कल भी सही थे और आज भी सही हैं। हमारी दुनिया हमारे बनारस के घर में है, न कि तुम्हारे इस 4 दीवारी में। तुम्हारी माँ होने से पहले मैं उनकी पत्नी हूँ और उनके प्रति मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। इतना कहकर रामनाथ जी और गीता जी अपना सामान लेकर वहां से चले गए। सावित्री और गिरीश बस उन्हें खड़े देखते रहे, यहाँ तक कि रामनाथ जी ने उसे स्टेशन तक आने से मना कर दिया। आज 6 महीने बाद रामनाथ जी और गीता अपने इस बनारस के घर में आराम से रह रहे हैं। गीता जी अपने उन मुरझाए हुए पौधों को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हैं और रामनाथ फिर से अपनी बनारस की गलियों में घूमकर हंसी खुशी से दिन बिता रहे हैं। दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि जब तक हैं एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और वो दोनों आपस में ही अपना पूरा परिवार हैं। अब परिवार को पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, एक दूसरे की खुशी के लिए वो दोनों ही काफी हैं। दोस्तों, क्या रामनाथ जी ने सही किया? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जाते जाते हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।